नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। जबलपुर बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है, बहुत तेज़ी से करवट बदल रहा है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो सीधे आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर रही है। इस समय पूरे प्रदेश की नज़र जबलपुर में है। जिस गति से विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, उस सभी बातों पे आज हम जबलपुर के नवनियुक्त आयुक्त श्री स्वप्निल वानखेड़े सर से मिलने आए हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि नगर निगम को लेके उनके आगे की कार्य योजना क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस पारिवारिक परिवेश में आपका बढ़ाना हुआ? मैं प्रॉपर अमरावती ज़िला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे क्लास टीचर थे और मेरी मदर स्टाफ नर्स थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दोनों अभी रिटायर हो चुके हैं। पढ़ाई मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय की है एवं कॉलेज मैंने इंजीनियरिंग किया है। सर, परिवार में और कोई प्रशासनिक सेवा में जहाँ से आपको ये एक तरीके से ये विचार आया कि मुझे भी IAS IPS के लिए प्रिपरेशन करना है? नहीं, परिवार में कोई नहीं है। सबसे बड़े पहले मेरे पापा ही थे जो हेडमास्टर बाद में बने थे। जी सर। तो सबसे बड़े उनका ही था, अदरवाइज़ कोई भी इंजीनियर भी नहीं था। और मैं IAS में आने से पहले प्राइवेट सर्विस में जॉब भी करता था। 3 साल में प्राइवेट सर्विस में मुंबई में जॉब किया और उसके बाद में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने अपना ग्रेजुएशन किया था। IAS में आने का सर कैसे विचार आया कि इसको कैरियर बनाने का? उसमें 2 चीज़ें थी। जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो सबसे पहले तब विदर्भ जो एरिया है महाराष्ट्र का, वो ईस्टर्न विदर्भ का एरिया था, वहाँ ड्रॉट सूखा पड़ा था, पानी की बहुत समस्या होती है। तब थोड़ा सा मेरे मन में आता था कि हम भी सर्विस में जाके कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम कम से कम इस बारे में सोचें, उसको उस लेवल से देखें जिस लेवल से हमें देखना चाहिए। अभी हम एज अ यूज़र देखते हैं, लेकिन अगर वो उस लेवल से देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब मैंने थोड़ा पापा से पूछना चालू किया, अपने दोस्तों से, तब कहीं जाके मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन। आपके पुराने भी कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे, उसमें आपने बताया था कि एक मोटिव लाइन जो है वो आपको अपने फादर से मिली और उसी पे लगभग आपने अपना लक्ष्य तय किया। वो क्या थी? मेरे फादर हमेशा पहले कहते थे, जनरली मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रहा, तो नवोदय में अच्छे स्कूलिंग अच्छी होती है, तो उनका पहले कहना था कि आपने सिविल सर्विस जाना चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद फिर वो जो मेरा मेन गोल था वो मैं थोड़ा सा भटक गया। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। तब भी पापा कहते थे कि आप में क्षमता है, अगर व्यक्ति ठानता है, अगर सोच लेता है तो व्यक्ति में वो सभी क्षमताएं होती है जो उसको वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन शायद फिर तब मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये इशू हुआ, विदर्भ में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी और फार्मर सुसाइड होने लगे, तो बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया था, तब कहीं जाके मेरे मन में आया कि वी शुड लुक इनटू डिफरेंट एंगल नाउ करियर को। सर, अब बात करते हैं कुछ कार्य क्षेत्र के बारे में। तो सर, नगर निगम जबलपुर एक बहुत बड़ी संस्था है और लगभग हम 18-20 लाख की आबादी पे आ चुके हैं। तो इसमें सर एक इशू बार बार रह के आता है कि राजस्व का जो है अभी इनफ्लो कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए। तो इसके लिए आपने कुछ अपनी कार्य योजना बनाई? जी। जैसे जैसे बाहर के जो गांव एरिया है वो शहर में इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ा गरीब एरिया हमारे इसमें आ रहे हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, लेकिन हमें डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए। तो हमारे खर्चे ज़रूर ज़्यादा है और जो हमारी आय है नगर निगम को होने वाली कम है। लेकिन हमने अभी पिछले 7 दिन से पूरा रिव्यू किया है। इसमें जो बड़े बकायेदार हैं, जो 2-2, 3-3 साल से किसी न किसी कारण या किसी न किसी चाहे हाई कोर्ट का स्टे हो या तहसीलदार से स्टे लिया हो, ऐसे सभी बकायेदार हम देख रहे हैं कि क्यों इन्होंने पेमेंट नहीं किया और उनको नोटिस जारी किया हुआ है। और अगर ऐसे बड़े बकायेदार जो 50,000, 1 लाख से ज़्यादा बकाया उन्होंने दिया, वो अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कुर्की कार्रवाई भी हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। हम किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जो बड़े बकायेदार है, जो सक्षम होते हैं वो टैक्स पे करने में, वो पीछे ना आए, वो शासन को मदद करे ताकि पूरा हमारा नगर निगम और नगर निगम का क्षेत्र आगे बढ़े। भाई साहब, टैक्स के अलावा कुछ और ऐसे प्रोस्पेक्टिव या कुछ ऐसे बिंदु जिनको अपन आय बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? हम 2-3 चीज़ें इसमें कहना चाहेंगे। स्वच्छता कर है जो डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन में हम प्रयास करेंगे।
इसके साथ साथ जलकर है, जलकर में भी जो बड़े बड़े बाकायदा जिन्हें जैसे बिजनेस वाले हैं जो पानी का उपयोग कर रहे हैं लेकिन जल कर नहीं भर रहे, ऐसे के खिलाफ हमने कार्रवाई करना शुरू किया। साथ साथ जो हमारी लाइसेंस फीस होती है, बिल्डिंग लाइसेंस फीस, जिनमें फाइलें बहुत दिनों से थोड़ी पेंडिंग थी क्योंकि कमिश्नर साहब पुराने चले गए थे, तो 1-1.5 महीने से वो पेंडिंग से आ गई थी, तो वो हम थोड़ा सा फास्ट करें ताकि 31 के पहले जिनको क्लियरेंस देना उनको क्लियरेंस दिया जाए ताकि हमारा रेवेन्यू रिकवरी बढ़े। भाई साहब, जैसे दो बातें अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं। एक, इंदौर नगर निगम ने जिस तरीके से एक बॉन्ड सेटअप लाके कुछ अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने का एक कदम बढ़ाया है। दूसरा, पीपीपी मोड एक बड़ा फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो इन दो विषयों को लेकर क्या अब आगे भविष्य में बढ़ा जा सकता है? सबसे पहले हम ग्रीन बॉन्ड की बात करेंगे जी। इंदौर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर में बहुत अच्छा ग्रीन बॉन्ड का सहयोग मिला है और उससे ग्रीन जो हर महीने लगभग 5 से 6 करोड़ की राशि हम बिजली पे देते हैं वो उनको नहीं देनी पड़ेगी जी। तो उसी बेसिस पे हमने जिन्होंने वो ग्रीन बॉन्ड का काम किया है उन सभी को बुलाया है जी। हमने 2-3 दिन के अंदर उसकी मीटिंग शेड्यूल की है जी। और जल्द ही जी जबलपुर भी ग्रीन बॉन्ड की तरफ जाएगा और आने वाले समय में हमारी पूरी स्ट्रीट लाइट हम भी सोलार एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे ताकि हर महीने जो 4 करोड़ रुपए हम MPV को देते हैं वो हमारा बच जाएगा, बड़ा अमाउंट हो जाएगा। सर, जल वितरण व्यवस्था, जैसा कि आपने बताया कि 79 वार्ड्स में से बहुत से ऐसे वार्ड हैं जो ग्रामीण परिवेश से कट के नगर निगम सीमा में जुड़े हैं। पानी पेयजल की समस्या उन नए वार्डों में तो सर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कुछ ऐसे वार्ड भी हैं पुराने जहां आज भी हाइट के इशू हैं, कुछ बसाहट ऊंचाई पे है, तो उनको सर अब क्योंकि गर्मी आने वाली है तो उसके लिए क्या एक योजना रहेगी? पिछले कमिश्नर साहब ने इसमें पाइपलाइन की योजना कराई थी और उसी पाइपलाइन के टेंडर सभी हो चुके हैं जी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे पाइपलाइन गर्मी के दौरान या गर्मी के पहले हो जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी तो हम इस साल नहीं करा पाएंगे, अगले साल लेकिन गर्मियों से पहले हमारी पाइपलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगी। अगले साल से पानी का कोई इशू नहीं आएगा। इस साल हो सकता है थोड़ा सा हमें समय लगे पूरे पाइपलाइन। भाई जब स्वच्छता सर्वेक्षण का आपने जब कार्यभार संभाला था तब आपने अपनी प्राथमिकता में भी इसको रखा था कि हमें जबलपुर को उसमें लाना है। उस दिशा में अभी आपने कुछ नई कार्य योजना बनाई है कि किस तरीके से, क्या हमारे पिछले माइनस पॉइंट्स रहे हैं जिनको हम कवर अप इस बार कर पाएंगे? जी, हमारे में स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार हमारा जो सेग्रीगेशन था, जो लोग डोर टू डोर जाते हैं और गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग चाहिए, उसमें हमें 0 मार्क्स मिले थे जी। जिसके कारण हमारा रैंक 21 या 22 आया था जी। इस बार हमने उसमें थोड़ा बदलाव किया है कि हमें डोर टू डोर कलेक्शन में सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जी, हाँ। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में ऑटोमेटिकली गीला सूखा अलग कर देता है जी। तो इसके लिए पहले शासन से अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन अब हम परस्यू कर रहे हैं और हम 2-3 दिन में हमें अप्रूवल भी आ जाएगा, जिसके कारण हमें वो नंबर मिल जाएंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं और आशा भी करते हैं जी कि इस साल हम कम से कम 15 से नीचे और बहुत अच्छा प्रयास करेंगे तो 10 से नीचे जरूर आएंगे पूरे भारत में। ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी वैसे, क्योंकि कचरा कलेक्शन को लेके भी सर डोर टू डोर वाले में कुछ वार्डों में निगम कर्मचारी हैं, कुछ में ठेके पे चल रहे हैं वार्ड, और काफ़ी विरोधाभास स्थिति बनती है, कई बार 4-4, 5-5 दिन ही होता। इसकी मॉनिटरिंग को और कैसे सक्षम बनाया जा सकता है? इसके लिए हम टेंडर में जो हमारे नियम थे उसको भी रिव्यू कर रहे हैं जी। और इसमें अगर रिजल्ट ठीक नहीं आता है डोर टू डोर कलेक्शन का, डोर टू डोर कलेक्शन किसी भी बड़े शहर की एक हार्ट होता है जी। अगर आप डोर टू डोर कलेक्शन सही कर रहे हैं तो कचरा नहीं आएगा और लोगों पे विश्वास रहता है कि हम सफाई हो रहा है, नगर निगम काम कर रहे हैं जी। तो डोर टू डोर कलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी या जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो ठीक नहीं करती है जी, तो हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी बदलाव करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े या चाहे हमें कोई एक्शन लेना पड़े। लेकिन हम अगले आने वाले 3 से 4 महीने में डोर टू डोर कलेक्शन 100% इंश्योर कराने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। पिछले कार्यकाल में जब पूर्व आयुक्त महोदय थे, उन्होंने सफाई ठेके की जो प्रणाली थी उस पर काफ़ी एक तरीके से कठोर कार्रवाइयाँ की, क्योंकि कई जगह लेबर की संख्याओं को लेके गलत आंकड़े मिले और उसके कारण सीधा फ़र्क जो था वो शहर की सफाई व्यवस्था में पड़ रहा था। तो उसकी मॉनिटरिंग और कितनी अपन उसको मजबूत कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए हम लोगों ने अभी टीम बनाई है कि जो जिनके मॉनिटरिंग में अटेंडेंस भी चेक कराए, ऑनलाइन अटेंडेंस भी चेक करा रहे हैं। और मैं खुद भी बीच बीच में जा रहा हूँ चेक कराने के लिए कि कहाँ
अटेंडेंस है, कहाँ कचरा पड़ा है। और मैं सभी से, आपके चैनल के द्वारा सभी से बताना चाहूँगा कि कहीं भी कचरे का ढेर पड़ता है, इसका मतलब ये मानेंगे कि वहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर हमारे कर्मचारी है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और साफ सफाई की और अच्छे कदम उठाए जाएंगे। वैसे जबलपुर में आपकी पहली पदस्थापना है, आप लगभग 15 दिन के आसपास मोटा मोटा हो रहा है आपके ज्वाइनिंग के, आपकी शहर के बारे में क्या धारणा बनी है? जबलपुर वैसे तो मेरे लिए नया नहीं है, पहले से हम रीवा, पहले पोस्टिंग थे नागपुर रीवा जाते थे तो जबलपुर जरूर जाते थे जी। और जबलपुर पहले से बहुत सुना है, जब हम यूपीएससी का पढ़ाई करते थे तब भी जबलपुर के बारे में काफ़ी था, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव शहर है ये। पॉलिटिकली एक्टिव है, लेकिन कैंट है यहाँ, रेलवे डिवीजन है यहाँ, तो बहुत सारे बड़े बड़े हैं यहाँ, मोटर व्हीकल की बड़ी फैक्ट्री है, तो हम 4 बड़े संस्थान, हाँ बड़े बड़े संस्थान है, इसके कारण इसके बारे में पहले भी काफ़ी नॉलेज था और आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़े सिटी में हम आए हैं जी। अभी वर्तमान में वैसे जबलपुर नगर निगम में एक अलग तरीके की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का अपना अपना जीत का विभाजन है। ऐसे में चूंकि की पर्सन तो आप ही हैं, तो कैसे किस तरीके से वो तालमेल आप बनाएंगे? हमारा काम प्रशासन, जो शासन ने जो नियम बनाए जी, या शासन, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन हो, भारत सरकार हो, या जो नगर निगम की शासन हो, जो भी नियम कानून बनाते हैं उसका पालन करवाना है जी। लेकिन जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी जो राजनीतिक स्थिति है वो दोनों अलग अलग पार्टी से होने के कारण हमारा इसमें पूरा एफर्ट रहेगा कि दोनों पार्टी को साथ में लेके चले और जो सिटी के लिए सही है, शहर के लिए सही है, उसको प्राधान्य दें और वही बात उनको समझाए जहां हमारा विरोध हो रहा है जी, दोनों पार्टी के बीच में विरोध हो रहा है, उसका सामंजस्य बना के जो है शहर हित में काम हो सके जी। जब तक सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा जी। वैसे एक जलकर से जुड़ा एक सवाल है कि एक पहले सर 50 करोड़ रुपए करीब इसमें जल वितरण में खर्च होते हैं और 20 करोड़ रुपए सिर्फ हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, 30 करोड़ की सब्सिडी और इस तरीके से खर्च है। इस इतने बड़े अंतर को कैसे फिर कवर किया जाएगा? क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं कि पाइपलाइन पूरी नहीं है जी। जब पाइपलाइन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे कनेक्शन बढ़ेंगे, तो कनेक्शन बढ़ेंगे तो हमारे जो रेवेन्यू है जल का वो बढ़ेगा जी। जो हम अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने कनेक्शन होंगे उतने रेवेन्यू अब आएगी। अभी जो चल रहा है कि एक कनेक्शन से बहुत सारे लोग पानी ले रहे हैं तो हमें वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहला ये बात। दूसरी बात, जब लोगों के पास पानी जाता है तो खुद ही पेमेंट करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है, तो नए नए कनेक्शंस लोग खुद लेना चाहेंगे, तब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई साहब, आज के सिनेरियो में एक विपक्ष ने धरना प्रदर्शन दिया, उसमें उनकी एक मांग ये भी थी कि अधिकारी जो है वो पार्षदों को रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, ठीक से उनका सुनवाई नहीं हो रही उनकी मांगों पे, तो ये समन्वय स्थापित करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? ये जनरली पिछले थोड़े 3-4 दिन पहले भी मेरे सामने संज्ञान में आया था और हमने कल से जन सुनवाई हमने शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया कि पहले तो जन सुनवाई में आएंगे, लोगों की समस्या को समझेंगे क्या इशू है क्या नहीं, और तभी उनको ये भी निर्देशित किया जाएगा कल से जो शुरू हो रही कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका फ़ोन प्राथमिकता से उठाए जी, और जो भी समस्या है वो बता रहे हैं उनको तत्काल से तत्काल सॉल्व करने का प्रयास करें। भाई साहब, अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में ऐसे कौन से कार्य हैं जो जबलपुर में मतलब एक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी प्राथमिकता में है, और जिनसे आने वाले समय में जबलपुर का एक परिदृश्य बदला दिखेगा? मैं इसमें सबसे पहले ये कहूँगा कि जो संजीवनी क्लिनिक आई है जी, हमारा सबसे अच्छा फोकस शासन का हमेशा जी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि हेल्थ और एजुकेशन पे होना चाहिए जी। तो संजीवनी क्लिनिक पे जो शासन की योजना है उसको संजीवनी क्लिनिक बनाने में हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा जी, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं जो हेल्थ पे खर्चा होता है उसके कारण बहुत सारे लोग गरीबी के लाइन में खींचे जाते हैं, तो वो ना हो, पहला ये रहेगा। दूसरा, कायाकल्प योजना रोड को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, तो कायाकल्प में जो रोड्स है उसको बारिश के पहले ठीक करने का हमारा प्रयास रहेगा ताकि बारिश में रोड खराब ना हो जी। इसके साथ साथ नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट आ रहा है, शायद संज्ञान में हो आपके जी जी जी, तो जिसमें पूरे घाट जो है जैसे उज्जैन या वाराणसी में घाट बनाए गए सुंदर तरीके से, वैसे ही आने वाले 1 साल में बहुत ही सुंदर घाट होंगे, जिससे जबलपुर में आने वाले लोग ज़्यादा बढ़े, पर्यटन ज़्यादा बढ़े और उनका एक कॉरिडोर ही तैयार हो नर्मदा का, जो हम
नर्मदा में आने वाले जो लोग होते हैं उनको एक अच्छा अनुभव मिले। नर्मदा परिक्रमा बहुत है जी। और उनके उसके साथ साथ ये गार्डनिंग और बाकी सब चीज़ें कराई जाएगी, जो गंदा पानी नदी में जा रहा है उसको रोक। नर्मदा जबलपुर का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और उसमें मिलने वाले गंदे नाले जो अभी बहुत करंट का इशू भी है सभी तरीके से और लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, उसको किस प्रायोरिटी पे ले जाके कि ट्रीटमेंट प्लांट स्टेब्लिश किए जाएंगे या क्या उसकी जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है कि जो नमामि नर्मदे हैं उसको आस्था का केंद्र है। तो हमारी नदी ये नदी नहीं है, ये हमारा आस्था है जी। यहाँ से हमें हमारी ऊर्जा मिलती है, हमें यहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम गंदा पानी उसमें जाने देंगे तो हम हमारे आस्था को ही खराब कर रहे हैं। इसलिए जितने भी नाले उसमें बह रहे हैं उन सभी में एसटीपी लगाए जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और पानी क्लीन होके ही नदी में भेजा जाएगा। तो हम लगभग 21 एसटीपी लगाने का शासन का निर्णय, उसमें से 4-5 हमने शुरू कर दिए, 3 हमारे लगभग रेडी भी हो चुके हैं और आने वाले समय में बाकी एसटीपी लगाए जाएंगे। मतलब आने वाले 1-1.5 साल में नर्मदा काफ़ी हद तक जो है ये गंदे पानी के प्रभाव से बच सकेंगे। जी जी, एकदम क्लीन रहेगी। और बाजू में जो लोग नहाने आते हैं उनके लिए भी नहाने के लिए अलग से बनाया जाएगा ताकि वो भी पानी यूज़ कर सकें जो उसमें ना जा सके, गंदा पानी उसमें किसी भी हालत में ना जाए जी। ये थे श्री स्वप्निल वानखेड़े सर, जिन्होंने अपनी कार्य योजना से हम सबको अवगत कराया। आगे भी कुछ समय बाद जब विकास के कार्य एक गति पा लेंगे हम पुनः इनसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।